विवेचना में आज किस तरह मोहम्मद अता ने धराशायी किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 11 सितंबर 2001 का दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन 10 बजते बजते ये दिन दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले और पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका पर सबसे खतरनाक हमले के रूप में तब्दील हो चुका था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों पर जब 2 विमानों ने आकर टक्कर मारी थी तो इस हमले में 2606 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। पेंटागन पर हुए हमले में 206 अन्य लोग और पेंसिल्वेनिया में विमान अपहरण का प्रयास विफल करने में 40 और लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क में बनाए गए 9/11 के मेमोरियल में कुल 2983 लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इन हमलों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। मशहूर किताब द ओनली प्लेन इन द स्काई द ओरल हिस्ट्री ऑफ 9/11 में गैरेट एम ग्राफ लिखते हैं, 9/11 में हुए हमलों में 3000 से अधिक बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए थे। इनमें से करीब 100 बच्चे वो थे जो हमलों के कई महीनों बाद पैदा हुए थे और जिन्हें अपने पिता को कभी देखने का मौका नहीं मिल सका। संख्या की बात दरकिनार भी कर दी जाए तो इस हमले ने उस दिन अमेरिका में रहने वाले करीब करीब हर जीवित अमरीकी और उन लाखों विश्व नागरिकों की जिंदगी पर असर डाला था जिन्होंने ये लोमहर्षक खबर समाचारों में सुनी थी। 11 सितंबर 2001 को पोर्टलैंड मेन के कंफर्ट इन होटल के कमरा नंबर 233 में सुबह 4 बजे अता मोहम्मद की आंख खुली। उसने उठते ही उसी होटल में रह रहे अपने साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी को फोन मिलाया। नहाने के बाद उसने अपने नीले रंग की कमीज और काली पैंट पहनी। फिर उसने अपने लैपटॉप पर अपनी वसीयत खोली जिसे उसने अप्रैल 1996 में लिखा था। वसीयत में 2 चीजें थोड़ी अजीब थीं। मार्टिन एमिस अपनी किताब द सेकंड प्लेन में लिखते हैं, अता ने अपनी वसीयत में लिखा था, मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम संस्कार में लोग शोर न मचाएं क्योंकि ईश्वर चाहता है कि ऐसे मौके पर बिल्कुल चुप रहा जाए। दूसरा, मेरे मरने के बाद जो व्यक्ति मेरे जिस्म को नहलाए वो दस्ताने पहने और मेरे गुप्तांगों को न छुए। इनमें से कोई भी निर्देश पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि न तो किसी ने उसे अंतिम विदाई दी और न ही किसी ने उसको नहलाया या उसके गुप्तांगों को छुआ। ऑन दैट डे द डेफिनेटिव टाइमलाइन के लेखक विलियम आर्किन लिखते हैं, 5:33 पर जब अता और उसके साथी ने चेकआउट किया, कमरों का बिल अता के वीजा डेबिट कार्ड से चुकाया गया। इससे एक दिन पहले का समय उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने, पिज्जा खाने और वॉलमार्ट से शॉपिंग करने में बिताया था। एफबीआई का मानना है कि उसी दिन अता ने अपनी कार से जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जायजा भी लिया था। होटल से चेकआउट करने के बाद अता और उसका साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी किराए पर ली गई नीले रंग की निसान ऑल्टिमा कार पर बैठे और 7 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए। वहां पर पार्किंग में घुसते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसकी तस्वीर ली। 5:45 पर अता और उसके साथी की सुरक्षा जांच की गई। अता के हाथ में एक काला कंधे पर लटकाने वाला बैग और अमारी के हाथ में एक कैमरा या कैमकॉर्डर जैसी चीज थी जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। मेटल डिटेक्टर को उनके पास से कुछ नहीं मिला। विलियम आर्किन लिखते हैं, ठीक 6 बजे अता और उसका साथी यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5930 में बैठे।
19 यात्रियों की क्षमता वाले उस विमान में कुल 8 यात्री ही सवार थे। अता को पंक्ति नंबर 9 में सीट दी गई थी। वो और अल उमारी विमान पर सवार होने वाले अंतिम यात्री थे। 45 मिनट के अंदर ही वो बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस जाने वाली AA फ्लाइट नंबर 11 में सवार होना था। इस विमान में 81 यात्रियों के अलावा 9 विमान कर्मी भी सवार थे। 7:59 पर इस 767 बोइंग विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियर किया गया। अता का जन्म 1 सितंबर 1968 को कफ्र अल शेख मिस्र में हुआ था। उसके परिवार वालों और दोस्तों का कहना है कि वो बचपन में बहुत शर्मीला था। टाइम पत्रिका के 30 सितंबर 2001 में अताज ओडेसी शीर्षक से छपे लेख में जॉन क्लाउड लिखते हैं, अता के पिता बताते हैं कि बचपन में उसे शतरंज खेलने का शौक था और उसे हिंसक खेलों से नफरत थी। उसका कद 5 फीट 7 इंच था और वो इतना दुबला था कि उसके पिता उसे बुलबुल कहकर पुकारते थे। काहिरा विश्वविद्यालय से वास्तुकला इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए हैम्बुर्ग, जर्मनी चला गया था। 90 के दशक के मध्य से अता अपने विश्वविद्यालय से अक्सर लंबे समय के लिए गायब रहने लगा था। उसने अपने साथियों को इसका कारण बताया था कि वो हज करने सऊदी अरब गया था। जब वो वापस लौटा था तो उसने दाढ़ी रख ली थी। जर्मन खुफिया सूत्रों का मानना है कि इस दौरान अता आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में आ चुका था। 3 जून 2000 को प्राग से 6 महीने के टूरिस्ट वीजा पर अता न्यूयॉर्क पहुंचा था और 1 महीने के अंदर ही उसने अपने कुछ साथियों के साथ वेनिस में हफमैन एविएशन इंटरनेशनल से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 4 महीने की इस ट्रेनिंग के लिए उन सब ने मिलकर हफमैन को करीब $40,000 दिए थे। 21 दिसंबर 2000 को अता और उसके साथी अल-शेही को पायलट लाइसेंस मिल गया था। जब AA-11 फ्लाइट ऊपर गई तो अगले कुछ मिनटों तक तो उसने बोस्टन एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन किया, लेकिन 8:13 के बाद जब अता और उसके साथियों का विमान पर नियंत्रण हो गया, उसने उनके निर्देशों को मानना बंद कर दिया। विलियम आर्किन लिखते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अता ने पायलट पर नियंत्रण करने के लिए चाकू और हिंसा का सहारा लिया। 8:18 पर फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने अमेरिकन एयरलाइंस साउथ ईस्टर्न रिजर्वेशन सेंटर फोन कर हाईजैकिंग की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि वो विमान के पीछे जंप सीट पर बैठकर ये फोन कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉकपिट से उनके संदेश का कोई जवाब नहीं आ रहा है और बिजनेस क्लास में 9B सीट पर बैठे डैनियल लेविन को छुरा भोंक दिया गया है। ओंग ने यह भी बताया कि 10B सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस समय कॉकपिट के अंदर है। 8:26 पर विमान ने अचानक 100 डिग्री का कोण बनाते हुए न्यूयॉर्क शहर का रुख किया। फ्लाइट अटेंडेंट ओंग ने खबर दी कि विमान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। विलियम आर्किन लिखते हैं, ओंग लगातार खबर दे रही थी कि विमान तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इस बीच फ्लाइट में मौजूद एक दूसरी अटेंडेंट स्वीनी ने भी कहा, विमान तेजी से नीचे आ रहा है, मुझे पानी दिख रहा है, भवन भी दिखाई देने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, ओ माय गॉड, हम बहुत बहुत नीचे आ गए हैं। तभी एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी और अमेरिकन ऑपरेशन सेंटर का फोन संपर्क उससे टूट गया। ठीक 8:46 पर AA फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में 93 से 99वीं मंजिल के बीच टकराई। जहाज में मौजूद करीब 10,000 गैलन जेट ईंधन उन मंजिलों में मौजूद फर्म फ्रेड ऑल्गर मैनेजमेंट और मार्श एंड मैगलेनन के दफ्तरों में फैल गया। उस समय न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग के प्रमुख जोसेफ फाइफर
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ही खड़े हुए थे। बाद में उन्होंने द ओनली प्लेन इन द स्काई के लेखक गैरेट एम ग्राफ को बताया, मैनहट्टन में ऊंची इमारतों की वजह से आपको जहाज़ों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही विमान ने उत्तरी टावर को हिट किया, एक जोर का धमाका हुआ। हम सब की निगाह ऊपर गई। हम सब ने दांतों तले उंगली दबाते हुए देखा कि विमान ने टावर को टक्कर मार दी है। उसी समय 81वीं मंजिल पर बैठे बैंक ऑफ अमेरिका के जीन पॉटर को इतनी जोर से धक्का लगा कि वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। बाद में उन्होंने बताया कि पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगी और हर तरफ धुआं भर गया। 90वीं मंजिल में पास कंसल्टिंग ग्रुप के कंसल्टेंट रिचर्ड एकन ने याद किया, मैंने अपने बाएं कंधे की ओर देखा कि एक एशियाई मूल का व्यक्ति मेरी तरफ तेजी से दौड़ता चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डीप फ्राई कर दिया गया हो। उसकी बाहें फैली हुई थीं और उसकी खाल सीवीड की तरह लटक रही थी। वो हेल्प मी चिल्लाते हुए मेरे पैरों के बीचों बीच गिर गया था। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तभी मैंने देखा कि मेरी पूरी कमीज खून से सनी हुई थी। 17 मिनट बाद 9:03 पर हाईजैक किए गए एक और विमान फ्लाइट 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर को हिट किया। 1 घंटे 42 मिनट के अंदर 110 मंजिल ऊंची दोनों इमारतें धराशायी हो गई। एक और विमान ने पेंटागन के पश्चिमी छोर पर हमला किया, जिससे भवन का एक हिस्सा ढह गया। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान में सवार यात्रियों ने वो कोशिश नाकामयाब कर दी। 10:03 पर वो विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बुश फ्लोरिडा में थे। उनको जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत राजधानी वॉशिंगटन पहुंचने की मंशा जताई। उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद उनकी सुरक्षा सलाहकार कॉन्डोलीसा राइस ने उन्हें सलाह दी कि वो जहां हैं वहीं रहें। उस समय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक कुलबर्टसन अकेले अमेरिकी थे जो इस धरती पर न होकर अंतरिक्ष में थे। 11 सितंबर को इस सब से बेखबर उन्होंने पृथ्वी पर फ्लाइट सर्जन स्टीव हार्ट से संपर्क कर पूछा कि वहां सब ठीक तो है। हार्ट का जवाब था, पृथ्वी के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कनाडा के ऊपर से गुजर रहा था। बाद में कमांडर फ्रैंक कुलबर्टन ने लिखा, थोड़ी देर बाद जब मैं न्यूयॉर्क शहर से 400 किलोमीटर दूर ऊपर से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां से उठता काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। जब मैंने अपने कैमरे को जूम किया तो मैंने पाया कि पूरा मैनहट्टन का इलाका धुएं से भरा हुआ था। मेरी आंखों के सामने ही दूसरा टावर धराशायी हुआ। अपने देश पर हमला होते हुए देखना बहुत भयावह था। मैं जब दूसरी बार अमेरिका के ऊपर से गुजरा तो मैंने पाया कि अमेरिकी वायु सीमा में पूरी शांति थी। सभी विमानों को जमीन पर उतर जाने के लिए कहा गया था। एक भी विमान हवा में नहीं था सिवाय एक विमान के। ये विमान था एयरफोर्स 1, जिसमें राष्ट्रपति बुश सवार थे और वो अपनी सलाहकारों की सलाह के विपरीत वॉशिंगटन डीसी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।